और दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, इसकी गति क्या है, सर्किट में धारा प्रवाहित कब होती है और क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं उनकी दिशा क्या होती है और धारा की दिशा क्या होती है, इसके बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। क्या बिना वोल्टेज के भी फ्री इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी और सोना आदि धातुओं में। ड्रिफ्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ये कैसे होती है, इसको मैं आज आपके लिए समझाऊंगा। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे होते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये भी समझेंगे साथ साथ कि 5 मिली एम्पियर करंट या अन्य किसी भी करंट की मात्रा अगर आपको दे दी जाए तो उसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन सर्किट में प्रवाहित हो रहे होंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे लास्ट में कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर और शक्ति ये अदिश राशियाँ हैं या सदिश राशि हैं। जैसा कि आपको पता है 2 प्रकार का करंट होता है, एसी करंट और डीसी करंट। तो एसी करंट में जो वोल्टेज, करंट और पावर होते हैं वो अदिश हैं या सदिश हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आओ दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में जो मैंने अभी आपके लिए बताया। स्टार्टिंग में विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज़ है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा ये होता है दोस्तों आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेश के प्रवाह की दर से क्या मतलब है। आवेश देखो, एक होता है ऋणावेश और एक होता है धनावेश। ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो कई जगह आप इसे ये भी पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर। ये एक एटम है, ठीक है साहब, ये एटम का नाभिक है, ये एटम का नाभिक है और ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा, वोल्टेज, तो इस वोल्टेज के फोर्स से ये अपने अंतिम कक्ष में से निकल के मूव करेगा, यानी कि किसी दूसरे एटम में जाकर ये प्रवेश करेगा, क्योंकि पीछे से वोल्टेज आपने लगा रखा है। तो मैं भी आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा क्या है। तो दोस्तों, विद्युत धारा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश प्रवाहित क्यों हो रहे हैं ये मैंने अभी आपके लिए बताया है। जब किसी अणु के ऊपर, जब किसी एटम के ऊपर, परमाणु के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो परमाणु के अंतिम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन निकल के प्रवाहित होने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आओ दोस्तों, इसे हम समझते हैं। I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक होता है भाई कूलाम, कूलाम। और टाइम का, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड धारा की इकाई, और या इसे एम्पियर, छोटे स्तर पर इसे मिली एम्पियर और बड़े स्तर पर इसे किलो एम्पियर में मापा जाता है। ये व्यवहारिक इकाई है, ये व्यवहारिक इकाई है, और ये छोटी इकाई हो गई, ये छोटी इकाई हो गई, और ये हमारी बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा करंट की मात्रा होती है तो उसे किलो एम्पियर में माप लिया जाता है। ये आप याद रखेंगे
विद्युत धारा क्या है ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश आवेश यानी कि कूलम चार्ज जब सर्किट में फ्लो करेगा तो उस स्थिति को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के बारे में भी मैंने बताया, इसकी इकाई क्या है, ये इसकी इकाइयाँ हो गई, ये इसकी इकाइयाँ हैं। किस कंडीशन में हमको कौन सी इकाई यूज़ करनी है वो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है आई, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट मैंने बताया था आपके लिए पहले जो स्टार्ट जब मैंने वीडियो किया था तो दूसरे पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि सर्किट में धारा प्रवाहित कब होती है और क्यों होती है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सर्किट में धारा प्रवाहित कब होती है, देखिए सर्किट में जब वोल्टेज होता है तो धारा प्रवाहित होती है, बिना वोल्टेज के सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होती। सर्किट में वोल्टेज के होने पर या वोल्टेज की उपस्थिति पर ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यदि वोल्टेज नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस चीज़ को भली भांति आपको सीख लेना है, जान लेना है, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई करंट नहीं है तो वोल्टेज नहीं होगा। इस चीज़ को आपकी अपनी भ्रांति है उसको आप ख़त्म कर दीजिए। सर्किट में वोल्टेज की उपस्थिति होने पर ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जब वोल्टेज नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब साथ साथ मैंने ये भी पूछा था ये तो क्यों होती है, उसका आंसर हो गया कि विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है और कब होती है, विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है। अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मैं आपको बना के बता देता हूँ। एक ये स्विच है और ये बैटरी हो गई, और यहाँ पर मान लीजिए लोड के रूप में हमने लैंप को लगा रखा है, और ये सर्किट पूरा हुआ हमारा इस हिसाब से। अब देखिए ये हमारा हो गया बैटरी, कोई सोर्स हो सकता है, ठीक है ना, बैटरी लगा दिया हमने, यहाँ पर जनरेटर भी हो सकता है या अन्य कोई सोर्स है जो लोड के लिए सप्लाई दे रहा है। ये हो गया हमारा स्विच, ठीक है जी, कुंजी हो गई है हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट प्रवाहित होगा। अब इस पॉइंट प्लस से और माइनस की तरफ करंट प्रवाहित होगा। अब देखिए प्लस से करंट निकलेगा तो स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ की कंडीशन में करंट है वो यहाँ से निकल नहीं सकता, लैंप है वो प्रकाशित नहीं होगा, यानी कि ये सर्किट कैसा है हमारा, ओपन, यानी कि खुला परिपथ है, ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ। ये हमारा खुला परिपथ है, तो खुला परिपथ होने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब नेक्स्ट में अगर मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूँ, देखिए मैंने इस स्विच को ऑन कर दिया, तो उस ऑन की कंडीशन में विद्युत धारा है वो इस सर्किट में प्रवाहित हो जाएगी। तो इस चीज़ का आंसर आपको मिल गया है कि विद्युत धारा सर्किट में प्रवाहित कब होगी। तो दोस्तों विद्युत धारा सर्किट में प्रवाहित कब होती है, जब सर्किट क्लोज्ड होता है, जब सर्किट क्लोज्ड होता है, ओपन सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में ये हो गया हमारा क्लोज सर्किट यानी कि बंद परिपथ। जब सर्किट क्लोज्ड होता है तो उसी कंडीशन में विद्युत धारा सर्किट में से प्रवाहित हो सकती है। इस चीज़ को आप भली भांति सीख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन अभी जो मैंने पहले पेज पे बताया था उसमें तीसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन और जो धारा है उसकी दिशा क्या होती है बहने की सर्किट में। तो इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। ये लोड है, ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये एक सेल, दो सेल और ये तीन सेल हो गए, ठीक है, यहाँ ये। तो यहाँ से करंट प्रवाहित होगा जब स्विच ऑन है, ये स्विच हो गया, ठीक है, ये स्विच हो गया और ये हमारी बैटरी हो गई,
और ये हमारा लोड हो गया और यहाँ से करंट प्रवाहित होगी। अब करंट का जो प्रवाह है वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है, यानी कि इधर से और इधर की तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा कह दिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। अब देखिए यहाँ से जो ये प्लस से माइनस की तरफ जो विद्युत धारा बह रही है, इसको हम पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा कन्वेंशनल करंट हो गया। जो हमारी अवधारणा है वो यह है कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि क्या बिना वोल्टेज के भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स या किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं? तो दोस्तों ये हमारा ये कि धातु का एक वायर है, मान लीजिए ये कॉपर का बना हुआ है। ठीक है साहब, अब हमको पता है कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं, यानी कि ये हमारा एक एटम है। अब इस एटम के ऊपर जब यहाँ से थर्मल यानी कि ऊष्मीय, जब यहाँ से ऊष्मीय ऊर्जा इसके ऊपर थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जब इसके ऊपर लगेगी, तो ऊष्मीय ऊर्जा लगने पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा, अपने एटम को छोड़ देगा। अब थर्मल एनर्जी है वो किसी एक विशेष दिशा में नहीं लग रही है। थर्मल एनर्जी इधर से भी लग रही है, थर्मल एनर्जी इधर से भी लग रही है, थर्मल एनर्जी इधर से, यानी कि हीट है वो इस धातु के टुकड़े पर चारों तरफ से लग रहा है। तो ये जो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा होगी वो एक नहीं हो सकती, वो कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा। तो ये है, अगर इसका मैं इसके ऊपर अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इनकी जो दिशा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा आपको दिख रही है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर जा रहा है थर्मल एनर्जी लगने के कारण। या अगर मैं इस पर अगर वोल्टेज लगा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये मैंने वोल्टेज लगाया यहाँ पर, ये स्विच हो गया, ये क्लोज है, ये मैंने यहाँ पर एक सोर्स के द्वारा वोल्टेज लगा दिया, ये यहाँ पर बैटरी हो गई। अब बैटरी लगा देने पर ये पॉजिटिव, ये तो इसका ये जो सिरा है यहाँ सोर्स लगने के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, इसका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इसका इस डायरेक्शन में बनेगा, इस दिशा में बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो अभी ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनकी क्या कंडीशन होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स का ये था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ये था और ये इलेक्ट्रॉन ये था। तो दोस्तों क्या हुआ, जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमने इसके ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर आरोपित किया, तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलने का प्रयास करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही चलेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, अब ये जो है
ये इधर जा रहा था, अब ये इधर ना जाके ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो है ये इधर जा रहा था, वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हुआ, और ये जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, और ये जो है वो इधर जा रहा था, वो इधर की बजाय इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे शिफ्ट हुआ। कहने का क्या मतलब हुआ, ये इनकी जो दिशा है वो इस पॉजिटिव की तरफ मूव होगी। तो जितने ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से जो थर्मल एनर्जी के द्वारा जिस डायरेक्शन में थे, उस एक्चुअल पोजीशन से वोल्टेज लगने पर क्या हुआ दोस्तों, ये अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़े से हट गए। ये जितना हटा है इसी चीज़ को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है। ये जो ड्रिफ्ट है वो कब लग रहा है, कब हो रहा है, ये ड्रिफ्ट जब हो रहा है जब हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाया। वोल्टेज सोर्स लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। उस विद्युत क्षेत्र के पैदा हो जाने पर इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट हुआ। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, और उसी बल के कारण ये जो है इस पोजीशन से हट करके इस पोजीशन में चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करता है। जैसा कि आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र है वो ये है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई नेगेटिव इसके क्षेत्र में आएगा तो नेगेटिव का जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत क्षेत्र है, वो इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र उल्टा होता है, इस प्रकार का होता है। जब इसमें आएगा तो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, यानी कि इन दोनों के अंदर आकर्षण हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा खींचा जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के द्वारा यहाँ पर खींच लिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट। और इस ड्रिफ्ट की वजह से ही यहाँ पर आप देखते हैं कि सर्किट में करंट प्रवाहित होता है। तो दोस्तों आपके ये समझ में आ चुका है कि क्या बिना वोल्टेज के भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। बिल्कुल बिना वोल्टेज के भी किसी चालक में, कोई अच्छा चालक होगा, उसमें चालक भी कैसा होना चाहिए, अच्छा चालक, गुड कंडक्टर होना चाहिए। जब गुड कंडक्टर अच्छा चालक होगा, अच्छा चालक होगा, तभी सर्किट में ऊष्मीय ऊर्जा आरोपित होने पर इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्ष को छोड़ करके मूवमेंट करने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन। क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। जब ऊष्मीय ऊर्जा इस पर लगेगी तो वो अपना कार्य करेगी, और वो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी है कि वो इस सर्किट में कार्य कर भी रही है। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा कि ड्रिफ्ट क्या है। नेक्स्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आजकल जो परीक्षा में जो मोस्ट जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो 1 एम्पियर करंट क्या है, 1 एम्पियर विद्युत धारा। पहले ये जान लेते हैं विद्युत धारा क्या है। तो देखिए I बराबर, मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, Q डिवाइडेड बाई T। यदि एक कूलाम 1 सेकंड में विद्युत धारा सर्किट में प्रवाहित होता है, तो सर्किट की जो विद्युत धारा है वो कितनी है, 1 एम्पियर, यानी कि 1 कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम सर्किट में 1 सेकंड में अगर प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा की मात्रा दोस्तों कितनी है, 1 एम्पियर हो गई वो। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा आपने समझ ली। अब देखिए दोस्तों, यदि सर्किट में मैं कहूं कि भाई सर्किट में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी सर्किट में, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा का मतलब ये हो गया दोस्तों, अगर मैं निकालूं आवेश कितने हैं सर्किट में, आवेश कोई पूछ ले आपसे कि आवेश कितने होंगे, तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। 5 एम्पियर की विद्युत धारा है तो 5 एम्पियर गुणा समय कितना होगा, 1 सेकंड। तो आवेश कितने हो गए दोस्तों, 5
कूलाम, है ना। वही हमने यहाँ भी पढ़ा था। अगर 5 को अगर यहाँ रख के और 1 को नीचे रखूँ मैं, 5/1 बराबर कितना आएगा, 5 एम्पियर करंट आएगा। तो दोस्तों ये आपके क्लियर हो गया होगा, Q बराबर I इंटू टी। तो Q बराबर I इंटू टी से आपको ये स्पष्ट है कि यदि 5 कूलाम 1 सेकंड में 5 एम्पियर की विद्युत धारा है सर्किट में और टाइम 1 सेकंड लेंगे हम, तो कितने कितने कूलाम सर्किट में प्रवाहित हो रहे हैं 1 सेकंड में, 5 कूलाम प्रति सेकंड अगर सर्किट में प्रवाहित हो रहे हैं तो सर्किट में बहने वाली जो विद्युत धारा है दोस्तों वो कितनी है, 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये जान लेना जरूरी है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा में, है ना, 1 एम्पियर विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो इसको जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है दोस्तों, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है जी। अब कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलाम बनाएंगे, है ना। एक कूलाम का अगर हमको पता लग जाए तो हमको पता है कि 1 कूलाम 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा 1 एम्पियर है। और हम यही जानना चाह रहे हैं कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में सर्किट से प्रवाहित हो रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो आवेश है, ये जो पावर है -19, ये पावर -19 ये बता रही है कि इस पॉइंट के बाद में 1 है और 18 जीरो इधर आएंगे, फिर जाके पॉइंट लगेगा, फिर जाके ये पावर खत्म होगी। कहने का मतलब मेरा ये है 1.602 डिवाइडेड बाई 10⁻19। अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट के ये जो पॉइंट हट जाएगा, इसके बाद में 18 जीरो और आएंगे, फिर जाके पॉइंट लगेगा। इसका इतना सा कूलाम है, एक इलेक्ट्रॉन का ये कूलाम हुआ हमारा, इतना आवेश उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन पर है। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का आवेश हमने क्यू से प्रदर्शित कर दिया गुणा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स का आवेश। ये आवेश हो गया और ये हमारी संख्या हो गई। अब ये 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं 2 का गुणा करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन का कूलाम आ जाएगा, 10 का करूँ तो 10 का आ जाएगा। इस प्रकार मुझे 1 कूलाम के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तो देखिए 1 कूलाम बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n ले ली मैंने, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दोस्तों, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए मुझे अब संख्या प्राप्त हो सकती है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये कूलाम में है, ये चार्ज है, तो 1 कूलाम बटे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, 1 गुणा, अब देखो 10⁻19 -19 ऊपर जाके 10⁻19 बन जाएगा 1.602। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं इसकी एक पावर कम कर देता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ भी 19 था तो इसको मैंने इधर 10 लिख दिया और इसको मैंने 18 कर दिया। यह है, जब 10 में इसका मैं भाग दूंगा तो आता है दोस्तों गुणा 10⁻18।
ये क्या आ गया, ये एन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई, 6.24 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम में होते हैं। एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक एम्पियर क्या बताया था मैंने आपको, एक कूलाम प्रति सेकंड। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1.64 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1। तो कितने आ गए, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है, यदि दोस्तों सर्किट में इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा जब इस सर्किट में प्रवाहित होगी दोस्तों, तो इस बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में किसी बिंदु से प्रवाहित हो रहे होंगे। तो दोस्तों यदि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि 1 एम्पियर का तो आपको पता लग गया, पूछ लिया जाए कि 5 मिली एम्पियर में किसी सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे होंगे, तो जो एम्पियर परीक्षा में दिया गया है उसका सीधा सीधा गुणा आप 1 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन से कर देना। 6.24 गुणा 10⁻18 मल्टीप्लाई 5 एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर जो करंट है, इसको देखो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 6.24 इंटू 10⁻18 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली को हटाया है हमने। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के कितने बचेंगे, 15, 18 ये 3 है, पॉजिटिव के बच जाएंगे आपके 15 बच जाएंगे। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 24 पंजे 120 और 5 6 30 और 1 31, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, ये 31.20 इंटू 10⁻15 यानी कि 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट में प्रवाहित हो रहे होंगे जब 5 मिली एम्पियर करंट है। यदि 5 एम्पियर करंट का पूछ लिया जाए, 5 का नहीं, चलो और कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये मान लीजिए 10 एम्पियर करंट का पूछ लिया जाए, सर्किट में 10 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 10 का गुणा किस में कर देंगे, 10, ये 6.24 इंटू 10⁻10⁻18 में इसका गुणा कर देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमको प्राप्त 6.24 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा इसकी घात। इतने इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब है जिस करंट के बारे में आपको पूछा गया है उस करंट की मात्रा में 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन सर्किट में प्रवाहित हो रहे हैं उसका आप गुणा कर दीजिए, वो आपको 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। उस सर्किट में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे होंगे। तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोबारा से इस वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे क्या है कि आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा इन सब चीज़ों को पढ़ के। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए।